जितने भी आपकी टाइट ज़मीनों में खीरा आपका जहाँ भी लगा हुआ है, आपकी पूरी जो जीटी बेल्ट है या ताली की ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, टाइट मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर पानी की निकासी आपके लिए सबसे ज़रूरी है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, हम आज दोबारा हाजिर हैं आपके बीच किसान दरबार चैनल के माध्यम से, और आज हम आपको कुछ विशेष जानकारियां हम देना चाहते हैं। मई के महीने में जो आपका खीरा चलता है अभी, उससे संबंधित मुख्य बातें क्या क्या हैं, किन किन सावधानियों को आपको अपनाना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना ताकि एक अच्छी उपज खीरे से आप ले सकें। क्योंकि आमतौर पे फरवरी के महीने में तो सभी लगाते हैं, जबकि आपका जो मई के महीने में जो खीरा आपका लगता है, अप्रैल अंत में आप कह सकते हो, अप्रैल अंत या मई के अंदर जो लगता है आपका, उसके अंदर आपको एक बेनिफिट जो आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छे आसार रहते हैं कि एक अच्छा भाव एक किसान भाई को मिले। तो इसलिए आज हम मौजूद हैं कानी गांव के अंदर, जो कि आपका रोहतक ज़िले में पड़ता है, और हमारे साथ में किसान श्री जगदीश जी। और जगदीश जी ने बड़ी मेहनत से इनके सुपुत्र हैं सचिन, और आप देखेंगे इधर फिलहाल की जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी C220 नंबर किस्म है आपकी स्वाति सीड की, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है। अब चूंकि इनके एरिया की जो मिट्टी है वो आपकी चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी होने की वजह से पानी का जो ठहराव है वो लंबे समय तक रहता है। तो जैसा कि आज तारीख आपकी हो चुकी है 14 अप्रैल 2025, लगातार 4 से 5 दिन आपका नमी वाला मौसम रहा है। मौसम के अंदर आर्द्रता आपकी 70% से ऊपर रही है, जिसकी वजह से इस मौसम के अंदर आपकी कीट बीमारियां बढ़ने के साथ साथ काफ़ी प्रतिकूल मौसम आपकी फसलों के लिए आपका हो जाता है, जिसके अंदर ही काफ़ी कुछ सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। इसी कड़ी में हम अब पहला बिंदु जो हम रखेंगे, पहली जो हम चर्चा करेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि इस अवस्था के अंदर सबसे पहली कार्रवाई हम क्या करें। क्योंकि चिकनी मिट्टी है, पानी आप ज़्यादा लगा नहीं सकते। आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है, जो कि आमतौर पे एक मूल बीमारी आप कह सकते हो बेल वर्गीय पौधों के अंदर, या कोई भी आपकी फसल जहाँ पे नमी जब मौसम में बढ़ती है तो आर्द्र गलन आपको बड़ा परेशान करता है। उस मामले में अब इस कंडीशन के अंदर जगदीश जी, जैसा कि आज जो अब हमारी जो हिदायत रहेगी इनको, आज शाम की जो कार्रवाई है, क्योंकि दिन में कोई स्प्रे आपको नहीं करनी है, शाम के टाइम 5 बजे के बाद बायोस्टिन या एलिएट में से कोई एक दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस कंडीशन के अंदर, चूंकि ये फसल आपकी अभी आप देखेंगे इसके अंदर 8 से 10 पत्तियों के करीबन इसके अंदर हो चुकी है, आपकी धागा बंधने की कार्रवाई आपकी जारी है। तो इस अवस्था के अंदर क्योंकि पत्ते का विकास पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है, तो आप नीम ऑयल, बायोस्टिन और बायोविटा तीनों मिला के आप कम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के अंदर। ड्रिप के अंदर अभी हम ज़्यादा कुछ भी नहीं देंगे, अभी 4 से 5 दिन का गैप हम अभी रखेंगे इसके अंदर, ताकि ज़्यादा नमी की वजह से आर्द्र गलन की समस्या ना बढ़े। क्योंकि साथियों, ज़्यादा पानी चलने की वजह से अक्सर क्या होता है आपका कि बड़े पौधे तक भी आपके चपेट में आ जाते हैं धरती के साथ से। यहाँ जो आप देखेंगे बिल्कुल जो ये आपका कॉलर जो रीजन है आपका, ये मल्चिंग है आपकी, पौधा है बिल्कुल धरती के साथ से जो आपका हिस्सा है, यहाँ से आपका पौधा गड़ के बिल्कुल गिर जाता है साथ में, जिसको हम आर्द्र गलन बोलते हैं। जैसे कि ये पौधा आप इसके अंदर आप देखेंगे कि ये पौधा ऊपर बिल्कुल पत्तियां इसकी ठीक थी, लेकिन यहाँ से गलन बढ़ने की वजह से ये आप देखेंगे बिल्कुल नीचे की जड़ें आपकी खत्म हो गई, तना यहाँ से पिचक गया बिल्कुल, और ये आर्द्र गलन की वजह से आपका डंपिंग ऑफ जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से पौधा आपका बिल्कुल ये खत्म हो गया। ये खत्म हुआ किसकी वजह से, ये देखेंगे आप कि यहाँ पे आपकी टाइट जमीनों के अंदर हल्की हल्की काई आपकी आ चुकी है, तरेड़े यहाँ पे आई हुई है आपकी जमीन के अंदर। अब इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो नमी अभी भरपूर मात्रा में है। इससे ज़्यादा नमी अगर आप करेंगे, अगर हम इसको दबाते हैं तो इसका लड्डू बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर नमी भरपूर मात्रा में है। इससे ज़्यादा नमी अगर आप करेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी पूरे खेत के अंदर बढ़ती चली जाएंगी, और हर दिन आप ये मान के चलिएगा कि लगातार ध्यान ना रखने की वजह से 10 से 15% तक डेली आपके पौधे आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। एक समय के बाद पूरा खेत खराब हो जाता है। तो इस अवस्था के अंदर जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी जगदीश जी आपने पानी कब लगाया था इसके अंदर, लास्ट जो ड्रिप में लगाया है 2 तारीख
2 तारीख को पानी लगाया था, आज तारीख हो चुकी है 14, यानी कि 12 दिन आपके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नमी, क्योंकि बीच में बरसात भी हुई है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिसकी वजह से अभी नमी बरकरार है। तो मैंने बताया आपको 3 दवाइयाँ इस टाइम पे, बेविस्टिन या एलिएट में से कोई एक विकल्प आप ले सकते हो। बेविस्टिन इजीली आपको उपलब्ध होता है तो आप बेविस्टिन ले सकते हो, नहीं तो आप एलिएट दवाई भी आप ले सकते हो। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, 20 लीटर वाली टंकी में 40 ग्राम, 15 लीटर वाली में 30 ग्राम। इसी के साथ में आपको बायोविटा लेना है। बायोविटा का लेने का पर्पज़ क्या है आपका, उसके अंदर समुद्री शैवाल भी है और कुछ आपके दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि पौधे की एक अच्छी चाल आप कह सकते हो कि उसकी चाल के अंदर कोई कमी ना आए, वो लगातार कंटिन्यूटी के अंदर उसका जो संचालन है, पोषक और पानी का जो संचालन है आपका, वो लगातार आपका बना रहे। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई नीम का तेल। अब नीम ऑयल के मामले में आपके पास 10,000 ppm भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 3,000 भी आप ले सकते हो और 300 ppm भी आप ले सकते हो, वो सिर्फ मात्रा के ऊपर फ़र्क आएगा। और साथियों, एक जो ज़रूरी बात है आपको ध्यान रखने वाली, जो ओरिजिनल जो नीम का तेल होता है आपका, वो पानी में डालते ही पानी को दूध या रंग का बना देता है, बिल्कुल वाइट बना देता है, पूर्णतः घुलनशील आपको मिलेगा पानी में डालने के बाद। 300 ppm हम 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। तो जगदीश जी जो आज स्प्रे करने वाले हैं शाम को, उसमें 3 आइटम है, बायोविस्टिन 40 ग्राम, बायोविटा 40 ml और नीम ऑयल आपका 100 ml प्रति टंकी 20 लीटर वाली के अंदर स्प्रे निकलवा के चौथे दिन इसको हम रिपीट करवाएंगे, ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। क्योंकि पौधे के अंदर आप देखेंगे अभी कहीं पे भी कोई भी आपका भी कोई बीमारी इसमें नहीं है। वायरस की प्रॉब्लम जो बढ़ती है, नीम ऑयल हमारा साथ में लेने का मकसद यही है कि आपकी वायरस की प्रॉब्लम ना बढ़े, क्योंकि वायरस बड़ी स्पीड से इस मौसम के अंदर बढ़ता है। नमी जब ज़्यादा होती है उसकी वजह से वायरस आपका फैलता चला जाएगा, जिसको हम मोज़ाइक वायरस बोलते हैं। और मोज़ाइक वायरस साथियों, कोई भी वायरस हो किसी भी प्रकार का, उसका 100% कोई भी इलाज नहीं होता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सावधानी बरतें और उसको बढ़ने ही ना दें। अगर किन्हीं कारणों से अगर कोई पौधे के अंदर आपको वायरस नज़र भी आता है, तो जहाँ जिस हिस्से के अंदर उसका आपका वायरस आया हुआ है उसकी आप तुड़ाई कीजिएगा और खेत से बाहर आप उसको दबा दीजिएगा, खेत के अंदर ही आप ना छोड़ें। अब एक जो अगली बात, सफ़ेद नस्से वाली मैंने बात बताई आपको कि पौधे के अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी रूट्स, आपकी सेकेंडरी भी 2 टाइप की होती है, जो ज़मीन के अंदर जो ऑलरेडी आपकी चल रही है, और एक यहाँ पे जो सफ़ेद नस्से जो आपके निकले हुए हैं, ये देखिएगा ध्यान से आप, पौधे के अंदर सफ़ेद नस्से ये एक्सपोज हो रखी है जड़ें। अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे इसके अंदर, ये जड़ आपकी बाहर दिख रही है, ये देखिएगा आप, तो ये जड़ आपकी बाहर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहाँ तक आपकी ये सफ़ेद नस्से आपके निकले हुए हैं, वहाँ तक आपको सूखी मिट्टी इसमें लगानी है, वहाँ तक आपको इस पौधे को सपोर्ट देनी है, ताकि वजन की वजह से, अब जैसे ये पौधा आपका टेढ़ा हो चुका है, आप इसको ज़बरदस्ती करके आप सीधा नहीं करेंगे, और यहाँ तक आप इसके अंदर सूखी मिट्टी हम लगाएंगे। अब मिट्टी लगाने में भी जैसे कि जगदीश जी का सवाल था कि जी क्या हमारे को बाड़ू मिट्टी डालनी है या नॉर्मल यही मिट्टी डालनी है, तो आपके पास सबसे बेहतर विकल्प तो ये है कि आप बाड़ुआई मिट्टी और अपने खेत की मिट्टी को आप मिक्स कर लें, आधा 50-50% आप उसको मिक्स करके, और एक एक मुट्ठी आप इसके साथ साथ आप डालते चले जाए। वो एक बार की आपकी मेहनत जरूर है, लेकिन उसकी वजह से आपका नया पौधा कोई भी मार में नहीं आएगा। मई के महीने की खीरे की कार्रवाई आपको बड़े ध्यान से करनी होगी। इसके बाद जो एक आगामी, जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सावधानी के तौर पे, चूंकि बरसाती मौसम आपका करीबन आप ये मान के चलिएगा 20 से 25 दिन में आपका शुरू हो जाएगा, 15 से 20 दिन भी आप कह सकते हो। तो जैसे ही बरसात आपकी आएगी, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है, इसके अंदर पानी की निकासी का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपकी टाइट ज़मीनों में खीरा आपका जहाँ भी लगा हुआ है, आपकी पूरी जो जीटी बेल्ट है या ताली की ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, टाइट मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर पानी की निकासी आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी खड़ा रहेगा अगर आपका खेत के अंदर, तो उसकी वजह से पौधे के अंदर जो पोषक और पानी का जो संचालन है आपका, वो बिल्कुल आपका बिगड़ जाएगा और यहाँ से गलन आपकी शुरू हो जाएगी, फंगस की बीमारियाँ आपकी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए पानी की निकासी का प्रबंध अपने नेट हाउस के चारों तरफ आप जरूर रखें, चाहे उसके लिए
एक साइड में आपका चाहे कोई एक गहरा गड्ढा हो या कोई ट्यूबवेल हो, जहाँ तक आपका नक्का जा रहा हो वहाँ तक की सुविधा आपको करनी पड़ेगी, या किसी भी और माध्यम से पानी आपको अगर खड़ा होता है खेत में तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, एक जो अगली जो ज़रूरी बात है वो हम जगदीश जी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि इनकी भी ये पहली फसल है। तो जगदीश जी, आपको बड़ा सोच समझ के ये बताना है कि नेट हाउस की कोई खेती कोई किसान भाई कर रहा है, तो आप इसके बारे में अपने क्या विचार करना चाहेंगे कि भाई कितनी मेहनत ये मांगता है? क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत कर रखी है इसके अंदर। एक नया जमींदार जो भी शुरुआत करता है, कई बार होता है भाई बीज बो के छोड़ दिया, कई दिन खेत में जाके नहीं देखा, जिसकी वजह से पूरी फसल उसकी खराब होगी। फिर नाम ये जाता है कि बोला जी नेट हाउस लगाया था, खाली पड़ा है, कोई मुनाफा नहीं, सब्सिडी की वेस्टेज। लेकिन आपने जहाँ तक उस चीज़ को करके दिखाया ग्राउंड लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट ने भी आपका नाम लिया कि भाई जगदीश जी ने बड़ी अच्छी मेहनत की हुई है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपने किसान साथियों भाइयों को से यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो हमेशा हमारी सावधानी और मेहनत का ही आता है। हमने तो ध्यान रखना चाहिए, गाइडलाइन जो डॉक्टर साहब देते हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी मिट्टी में नमी ज़्यादा है और पानी हम अपनी कमी में ज़्यादा दे देते हैं पानी, वो गाइडलाइन के हिसाब से दें और टाइम टू टाइम हम गाइडलाइन लेते रहें और मेहनत तनकी करते रहें। तो उनका ध्यान रखेंगे, जो लापरवाहियाँ हमारी होती हैं उनका अगर ध्यान ठीक समय से ध्यान रखेंगे तो हमारी अच्छी प्रोडक्शन आएगी और मेहनत कभी नहीं खाली जाएगी। और बड़ी अच्छी बात बताई जगदीश जी ने कि भाई मेहनत का परिणाम तो देखो मिलता ही मिलता है। अब उस मामले में हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे को बिल्कुल जीरो कर देती है हमारे को। उस मामले में क्या है कि जो जैसे कि लापरवाही से मेरा मतलब ये है लगातार इस अवस्था में पानी चलाना, या किसी के द्वारा गलत गाइडेंस में, या किसी पड़ोसी जमींदार ने बताया, तो कई बार इस तरह की लापरवाहियाँ है जो हम आमतौर पे कर देते हैं। साथियों, काफ़ी महंगा बीज होता है आपका नेट हाउस का, तो इसलिए हर एक स्टेप हर कदम आपको बड़ा ध्यान से आपको चलना है। इसके बाद इसमें जो एक मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पीले चेपक ट्रैप। पीले ट्रैप, नीले ट्रैप दोनों ही आपको इंस्टॉल करने हैं पूरे खेत में। वो किस लिए है? आपका जितने भी आपके रस चूसक कीट हैं, उदाहरण के तौर पे आपकी अब सफ़ेद मच्छर का आपका प्रकोप बढ़ेगा आगे इस मौसम के अंदर, थ्रिप्स का आपका प्रकोप बढ़ेगा जिसको हम चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा वो दोनों उसी के नाम है, थ्रिप्स के ही नाम है, उसका प्रकोप आपका बढ़ेगा, जो भी बोल देते हैं देसी भाषा में। आपका लट का प्रकोप बढ़ेगा। तो साथियों, इस कड़ी में अब अगली जो सबसे अहम बात एक तो आपकी है एंट्री और एग्जिट। जब भी आप बाहर की कोई भी एंट्री, बेवजह की एंट्री आप बंद कर दो नेट हाउस में, फालतू किसी को आप ना आने दो। जब भी कोई एंटर करता है बाहर से तो पहले एंट्री करते ही जो गेट है पहले उसको क्लोज करना है, उसके बाद अंदर वाला खोलना है। आमतौर पे हम देखते हैं कि दोनों ही गेट खुले रहते हैं आपके, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका नाम ही एंटी इंसेक्ट नेट हाउस है, INH, इंसेक्ट नेट हाउस, यानी कि किसी भी कीट वगैरह का आवागमन इसके अंदर संभव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इसका मतलब हमारे हिस्से पे कोई ना कोई लापरवाही की गई है। गेट का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पीले और नीले चेपक मैंने आपको बताए, पूरे खेत के अंदर आपको कम से कम भी 40 से 50 आपको नीले और पीले चेपक आपको लगाने हैं। चेपक आपको किस हिसाब से लगाने हैं कि आपने मान लो शुरुआती बेड के अंदर आपने 3 चेपक लगाए हैं बराबर दूरी के ऊपर, हाइट आपकी बड़ी लकड़ी के साथ में आप उसको ट्रैप को बांधिएगा। शुरुआत में आपकी 1-1.5 बिलांद आपकी पौधे से 1-1.5 बिलांद आपका ऊपर आपका ट्रैप रहेगा। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी चेपक भी आपका बढ़ता चला है। लेकिन एक अवस्था आएगी जब आपका पूरा चेपक ट्रैप आपका भर जाएगा मच्छरों से, उस दौरान पे आप उसको निकाल दीजिएगा, उसको साफ करके दोबारा ग्रीस लगा के आप उसको दोबारा फिर लगा दीजिएगा। ये काफ़ी हद तक आपका एक बड़ा अच्छा एक कंट्रोल है। स्प्रे का भी सिस्टम आपका कम कर देता है, बहुत ज़्यादा रासायनिक स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी आप नेट हाउस के मामले में अगर शुरुआत से ही सावधानी अगर आप रखेंगे तो किसी भी प्रकार के कीट बीमारी या पतंगे आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, साफ पाउडर है आपका, बाविस्टिन है आपका, एलिएट है। इसके बाद आपका जो भी मैटीराम प्लस पैराक्लेस्ट्रोबिन है, आपका साइमोक्सिनिल प्लस मैनकोजेब है, इस तरीके की जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं टाइमली आप उनको आप इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एकदम से हार्ड केमिकल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नमस्कार।